गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। और आज है 20 मई और हम बात करेंगे 20 मई के करंट अफेयर। और सबसे पहले, जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम अपने मॉर्निंग के थॉट के बारे में बात करते हैं, फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है हमारे पास। देखिए, आज की जो कोटेशन है हमारे पास, आज का जो थॉट है वो धैर्य के ऊपर है, यानी पेशेंस के ऊपर है। अगर आपके अंदर धैर्य है, पेशेंस है, तो आप बहुत सारी समस्याओं से निकल जाते हैं। वर्तमान में अगर आपके चारों तरफ समस्याएं हैं, लेकिन आपको ये पता है कि एक दिन जो भी समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर सुख है तो वो सुख को कायम करने के लिए आपके अंदर धैर्य होना बहुत ज़रूरी है, योग्यताओं को पहचानना बहुत ज़रूरी है। और अगर दुख है तो दुख में पेशेंस का होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुख आता है तो हम अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं और ऐसी स्थिति में हमारी सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो जाती है। तो धैर्य रखिए, अपने भविष्य को संवारिए और जीवन के पथ पर आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि धैर्य रखेंगे तो वर्तमान तो संवरेगा ही, आपका भविष्य भी सुधर जाएगा। तो इसी के साथ में, इसी विचारधारा के साथ में मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और सकारात्मक रहिए हमेशा। तो चलिए अब स्टार्ट करती हूँ मैं आज की अपनी क्लास को। सबसे पहले जो हम बात करेंगे, विश्व मधुमक्खी दिवस यानी वर्ल्ड बी डे के बारे में बात कर रहे हैं, जो हर साल 20 मई को मनाया जाता है और इस बार भी 20 मई को मनाया जा रहा है। और इस बार की जो थीम है वो क्या है, यानी 2023 की थीम है वो क्या है, जिसके साथ में हम वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो परागकण अनुकूलन कृषि उत्पादन में संलग्न मधुमक्खी यानी बी इंगेज्ड इन पॉलिनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। हम सबको पता है कि मधुमक्खी पालन की वजह से हमें शहद मिलता है। तो उस बात को ध्यान में रखकर ही कृषि में इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको ध्यान में रखते हुए ही इस बार की थीम को डिसाइड किया गया है। क्लियर हो गया? अच्छा, हमारे जो यूनाइटेड नेशन है, जो भी हम अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं उसके लिए जो हमारा यूनाइटेड नेशन है उसको अप्रूव करता है। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो ये डे है इसको अप्रूव किया गया था। कब अप्रूव किया गया था वो देख लेते हैं। तो 17 नवंबर को 2017 में अप्रूव किया गया था कि हर साल 20 मई को ही हम वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेट करेंगे या वर्ल्ड बी डे मनाएंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे के बारे में, यानी विश्व मेट्रोलॉजी दिवस के बारे में, जो हर साल 20 मई को मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम है वो क्या है, तो इस बार की 2023 की थीम है कि वैश्विक खाद्य प्रणाली का समर्थन करने वाला मापन। वैश्विक खाद्य प्रणाली का समर्थन करने वाला मापन। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि मापन यानी मेजरमेंट के बारे में बात किया जा रहा है ना। यानी कि जो मेट्रोलॉजी है वो रिलेट करता है मेजरमेंट से। तो इस बार का जो थीम है वो डिसाइड किया गया है कि जो खाने का हमारा सिस्टम है उसके लिए हम किस तरीके से जो मेट्रोलॉजी है, जो मेजरमेंट है, उसका प्रयोग कर सकते हैं, इस पर आधारित है। हम सबको पता है कि दुनिया में बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको मापा जाता है। क्यों मापने का रीजन क्या है? क्योंकि हम जब मेजरमेंट सही करेंगे तो हम उसके अनुसार जो एक्टिविटी है, जो गतिविधि है, जो समस्याएं हैं, उसको सुलझा भी पाएंगे। तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले 20 मई को 1875 में ही एक मीटर कन्वेंशन किया गया था, जिसमें 17 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, यानी 17 देशों ने सिग्नेचर किया था विश्व मेट्रोलॉजी को ऑब्जर्व करने के लिए या विश्व मेट्रोलॉजी दिवस के रूप में मनाने के लिए। जो ये कन्वेंशन हुआ था स्पेशली पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और जो साइंटिफिक जो एप्लीकेशंस है उनको उनको सही तरीके से अप्लाई करने के लिए किया गया था। ठीक है। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका में सशस्त्र सेना डे है ना, सशस्त्र सेना दिवस यानी यूएस आर्म्ड फोर्स डे मनाया जाता है। किस दिन? तो मई महीने का जो तीसरा शनिवार होता है उस दिन। तो आज सैटरडे है और सैटरडे को 20 तारीख है, तो इस बार 20 मई को यूएस आर्म्ड फोर्सेस डे मनाया जाएगा। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सशस्त्र सेना है तो नेचुरल सी बात है कि इसमें सेना के जितने भी फॉर्म हैं, चाहे वो सेना हो, वायु सेना हो, नेवी हो, कोस्ट गार्ड हो, मरीन कॉर्प्स हो, अंतरिक्ष बल हो, वो ये सारे जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके अलावा अगर हम इसके हिस्ट्री के बारे में बात करें तो सबसे पहला अमेरिका में जो सशस्त्र सेना दिवस था वो 20 मई को ही मनाया गया था 1950 में। और
इस अवसर पर जो वॉशिंगटन है, वॉशिंगटन डीसी, जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है, तो वॉशिंगटन डीसी में ही सेना दिवस का परेड निकलता है। कहाँ पर? ब्रेमरटन में। ठीक है। अच्छा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन कैनेडी, ठीक है ना, तो जॉन कैनेडी के द्वारा इस दिन को 1961 में हॉलिडे के रूप में घोषित किया गया था, यानी इस दिन छुट्टी रहेगी अमेरिका में, ऐसी बात कही गई थी। और करेंसी के बारे में बात करें अमेरिका के, तो यूएस डॉलर है वहां पर। प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, जैसा कि हम सबको अच्छे से पता ही है। अब हम बात कर रहे हैं ग्लोबल एसेसिबिलिटी अवेयरनेस डे, यानी वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस के बारे में, जो 18 मई को मनाया गया है। और 18 मई को इसका 12वां संस्करण है। ठीक है। कौन सा नंबर का एडिशन था ये? तो 12th नंबर का संस्करण था। और ये हर साल मई महीने का जो तीसरा गुरुवार है, यानी जो थर्सडे है, उस दिन मनाया जाता है। तो इस बार जो थर्ड नंबर का थर्सडे था वो 18 मई को आया था, तो इसीलिए 18 मई को ही ग्लोबल एसेसिबिलिटी अवेयरनेस डे मनाया गया था। देखो अब ये क्या है, क्यों मनाया जाता है, देख लेते हैं। तो पूरी दुनिया में जो विकलांग लोग हैं उन लोगों तक डिजिटली पहुंच को बढ़ाने के लिए, जैसे कि उनको जो सॉफ्टवेयर है उनका नॉलेज हो, इंटरनेट का, वेबसाइट का नॉलेज हो, मोबाइल का नॉलेज हो, उनको लैपटॉप या कंप्यूटर चलाना आता हो, मतलब पूरी तरीके से डिजिटली उनकी पहुंच को बढ़ाने के लिए ये जो ग्लोबल एसेसिबिलिटी अवेयरनेस डे है ये मनाया जाता है मई महीने के तीसरे गुरुवार को या तीसरे थर्सडे को। और सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग कब करी गई थी? तो सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग करी गई थी 2012 में, मई के महीने में। ठीक है ना। अच्छा, द ग्लोबल एसेसिबिलिटी अवेयरनेस डे was launched in May 2012 and inspired by a November 2011 blog post by Los Angeles based web developer John डेवॉन, यानी उन्होंने एक ब्लॉग लिखा था, उस ब्लॉग से प्रभावित होकर मई महीने में 2012 में इस दिन को मनाने की बात कही गई थी। ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं एशिया पेट्रो मेडिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस के बारे में, जिसकी अध्यक्षता किसने करी है? तो जिसकी अध्यक्षता करी गई है हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य, रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा नई दिल्ली में 19 मई को। और साथ में मैं आपको बता दूं कि ये एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस का कौन सा संस्करण था? तो ये 41 नंबर का संस्करण था, जिसकी मेजबानी किसने करी है? जिसकी मेजबानी भारत ने करी है। और इस बार की जो विषय है, इस बार का जो विषय है वो क्या है? तो एक सतत भविष्य में प्रवेश, एक सतत भविष्य में प्रवेश इस विषय के साथ मनाया गया है। और इसका जो मुख्य मोटिव क्या है? तो मोटिव में देखो, हमेशा मैं जो बात करती हूँ कि कोई भी प्रोग्राम हो, इवेंट हो या कुछ भी इनिशिएटिव हो जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है या इंटरनेशनल लेवल पर लिया जाता है, उसका मोटिव जरूर होता है। तो उसका मोटिव देख लेते हैं। जैसा कि पेट्रो केमिकल इंडस्ट्री के बारे में है, तो नेचुरल सी बात है कि इसमें क्या होगा, इसमें विकास के बारे में बात की जाएगी, व्यापार के बारे में बात की जाएगी, इस पर्टिकुलर फील्ड का इन्वेस्टमेंट के बारे में बात की जाएगी, और किस तरीके से जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है उसको एशिया में इनहेंस किया जाए, और लेकिन हरित ऊर्जा का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाते हुए। इन दो बातों का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन दोनों बातों पर नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर बहुत ज्यादा प्रमुखता दी जा रही है। और साथ ही जो भारत जो है रसायनों और पेट्रोकेमिकल्स की जो आपूर्ति है, जो उसकी आपूर्ति श्रृंखला को दुनिया भर में फैलाने के लिए एक प्रतिबद्ध इकाई के रूप में काम भी करता है। ठीक है। एशियन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2023, ठीक है ना, जिसके लिए जो हमारे देश के जो यूनियन मिनिस्टर हैं हेल्थ, केमिकल्स और फर्टिलाइजर, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इसकी प्रेसिडेंसी की है या इसकी अध्यक्षता करी है। कहां पर? नई दिल्ली में 19 मई को। एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो इसमें 7 देशों का समूह है। ये कितने देशों का समूह है? 7 देशों का समूह है जो एशिया महाद्वीप से रिलेट करते हैं, जैसे जापान, कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ताइवान और भारत। ठीक है ना। और इन 7 देशों में रोटेशन के आधार पर इसकी मेजबानी करी जाती है, यानी अगर इस बार भारत में आयोजित किया गया है तो नेक्स्ट ईयर किसी दूसरे देश में आयोजित किया जाएगा। और
साथ में मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉन्फ्रेंस है ये हर साल आयोजित की जाती है और इसका मोटिव जो यही होता है कि जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है उसकी चेन को बढ़ाया जा सके। रसायन और पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के बारे में बात करें तो साथ में मैं आपको बता दूं कि पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में भारत का एक ये प्रमुख संस्था या एजेंसी के रूप में काम करती है, जिसकी स्थापना 1993 में करी गई थी। ठीक है, जैसा कि हम सबको पता है कि आए दिन हम देख रहे हैं कि हाई जो बीपी है यानी हाई ब्लड प्रेशर और साथ में यानी उच्च रक्तचाप जिसको बोलते हैं उसके और मधुमेह यानी कि डायबिटीज है ना, तो जो डायबिटीज की बीमारी है वो दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसी के लिए जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने एक इनिशिएटिव लिया है और एक पोर्टल लॉन्च किया है। उस इनिशिएटिव का नाम है 75/25 और साथ में ही जो पोर्टल है उस पोर्टल के माध्यम से जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं यानी जो हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हैं वहाँ पे जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, जो कर्मचारी हैं, जो सुविधाएं प्रोवाइड कराते हैं उनको ट्रेंड किया जाएगा, है ना, और उनको बताया जाएगा कि किस तरीके से एक स्टैंडर्ड तरीके से आप हाई बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर और साथ में ही मधुमेह यानी कि डायबिटीज के जो रोगी आते हैं उनको किस तरीके से आप दवाई दे सकते हैं, उनका किस तरीके से इलाज कर सकते हैं। तो इसके लिए ही ये 75/25 इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके द्वारा और इसके तहत लगभग 40,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो देखभाल कर रहे चिकित्सक हैं, अधिकारी हैं, उनको ट्रेंड किया जाएगा और लगभग 75 मिलियन लोगों के लिए ये जो देखभाल की प्रक्रिया है उसको कंप्लीट किया जाएगा 2025 तक। इसीलिए इसका नाम रखा गया है 75/25। क्लियर हो गया। अच्छा देखो, साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो G20 की बैठकें हमारे देश में आयोजित की जा रही हैं, यानी इस साल G20 की बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। तो इसी के तहत G20 की एक बैठक हुई थी जिसमें त्वरित रोकथाम और उच्च रक्तचाप और मधुमेह के प्रबंधन में तेजी लाने के दौरान ही इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया था। क्लियर। 75/25 initiative to provide standard care to 75 million people with hypertension and diabetes by 2025 through primary health centers. Clear? देखिए, जो ये सशक्त पोर्टल है जिसके माध्यम से प्राथमिक हेल्थ केयर के जो चिकित्सक हैं, जो अधिकारी हैं या जो कर्मचारी हैं उनको ट्रेंड किया जाएगा, है ना, तो प्रशिक्षण को लागू कराया जाएगा इस सशक्त पोर्टल के माध्यम से और निगरानी भी की जाएगी और राज्य क्या काम कर रहे हैं इसकी जो पूरी निगरानी करी जाएगी इस पोर्टल के माध्यम से और एक तरीके से जो स्टेट है उनकी हेल्प भी करी जाएगी। साथ में मैं आपको बता दूं कि इसके जो स्टेप्स हैं वो क्या है, तो 4 स्टेप्स के माध्यम से ये सशक्त पोर्टल काम करेगा। सबसे पहला, इसके माध्यम से योजना बनाई जाएगी कि किस तरीके से कर्मचारियों को ट्रेंड किया जा सकता है। योजना बनाई जाएगी, एक टाइम टेबल दिया जाएगा और साथ में ही गुणवत्ता निगरानी की जाएगी, यानी कि अगर ट्रेनिंग हो गई है तो उन्होंने क्वालिटेटिव कितना ज़्यादा सीखा है, इसकी निगरानी की जाएगी और साथ में ही उन्होंने कितना समय दिया है इस बात की भी निगरानी की जाएगी इस पोर्टल के माध्यम से। और अगर किसी ने इस पोर्टल के माध्यम से ट्रेनिंग ले ली है तो उसके लिए जो दस्तावेज हैं यानी जैसे सर्टिफिकेट वगैरह रिलीज करने का काम भी किया जाएगा। ठीक है, देखिए जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास वो है चक्रवात मोजा से रिलेटेड। कुछ दिन पहले ही हमने चक्रवात मोजा के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि जो यमन वाला एरिया है वहां पर एक मोजा नाम की जगह है और वहीं पर ये जो चक्रवात है वो सबसे पहले आया था, जिसकी वजह से यमन के द्वारा इसका नाम रखा गया मोजा। तो जो मोजा चक्रवात है वो म्यांमार में भी जा चुका है और जैसा कि हम सबको पता है कि बंगाल की खाड़ी में ही इसका ओरिजिन हुआ है। तो म्यांमार में इसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई है, तो इस तबाही को देखते हुए भारत अपने पड़ोसी देश की मदद के लिए आगे बढ़ चुका है और उसने यानी भारत ने एक ऑपरेशन शुरू करा है जिसका नाम रखा है ऑपरेशन करुणा। तो ऑपरेशन करुणा के तहत ही 18 मई को भारतीय नौसेना के 3 जहाज शिवालिक, कमोरता और सावित्री ये 18 मई को कहां पर पहुंचे, यांगून में पहुंचे। यांगून कहां पर है, तो म्यांमार में है, वहां पर पहुंचे और इन तीनों जहाजों के माध्यम से जो भी आवश्यक
सामग्री है जो आपातकाल में प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे खाने पीने का सामान है, जो मेडिकल केयर है, ठीक है ना, और जो भी कपड़े हैं या जो भी सामान की जरूरत थी वो सारा इन तीनों जहाजों के माध्यम से म्यांमार पहुंचा दिया गया है, म्यांमार के यांगून में। क्लियर? तो ऑपरेशन करुणा हम याद रखेंगे, जो भारत ने म्यांमार की सहायता के लिए स्टार्ट किया है। चक्रवात मोर्चा के बारे में बात कर रही हूँ, तो देखो जैसा कि हम सबको पता है कि म्यांमार को आप देखेंगे या यमन को आप देखेंगे तो भारत का मैप आप देखते समय जब बंगाल की खाड़ी को देखेंगे तो वहां पर आपको ये दोनों देश मिल जाएंगे। साथ में आपको ये भी मैं बता दूं कि इसको सुपर साइक्लोन का नाम दिया गया है वैश्विक मौसम वेबसाइट जूम के माध्यम से, ठीक है ना, और जूम का अर्थ होता है सुपर साइक्लोन, यानी सबसे बड़ा साइक्लोन का नाम दिया गया है। और ये भी बोला जा रहा है कि इसकी जो रफ्तार है वो 277 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो 1982 के बाद अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में आने वाला सबसे भयंकर और सबसे मजबूत चक्रवातों में से एक है। क्लियर? नेक्स्ट जो न्यूज है हमारे पास, रविंद्र जयंती मनाई गई है। रविंद्र जयंती का आयोजन किया गया है कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया है 12 मई को। किस संस्था के द्वारा किया गया है वो भी देख लेते हैं। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भारत का जो श्री गुरु गोविंद सिंह त्रिशताब्दी विश्वविद्यालय है और संरचना फाउंडेशन है, उनके सहयोग से ये जयंती यानी रविंद्र जयंती मनाई गई है। रविंद्र जयंती का जब ये अवसर था, जब ये मनाई जा रही थी, तो इस समय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के द्वारा विज्ञान वैभव पोर्टल को स्टार्ट किया गया। विज्ञान वैभव पोर्टल को स्टार्ट किया गया और ये जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि विज्ञान वैभव है, यानी कि यहाँ पर साइंस से रिलेटेड बात की जाएगी। तो जो हमारे देश के 75 साइंटिस्ट हैं, उन वैज्ञानिकों को याद करते हुए उनके लिए समर्पित है विज्ञान वैभव पोर्टल, है ना। और इस पोर्टल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे देश की जो संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी, उनके द्वारा इस पोर्टल को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ये नई दिल्ली में स्थित है और कला को समर्पित एक संगठन है जो हमारे देश के केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करता है। इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो इसकी स्थापना हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के द्वारा करी गई थी 1985 में 19 नवंबर को। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो सीसीआई के बारे में बात कर रहे हैं, यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में बात कर रहे हैं, जिसने स्विट्जरलैंड के 2 बैंक हैं और 2 वित्तीय सेवा कंपनी है और एक तरीके से बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक है एक तरीके से, है ना। तो इन दोनों कंपनियां जिनका नाम है यूबीएस ग्रुप एजी और क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी, इन दोनों को एक साथ मिलकर भारत में काम करने के लिए अनुमति दे दी है। अगर मैं यूबीएस ग्रुप एजी के बारे में बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि ये वित्तीय सेवा कंपनी है और एक तरीके से बहुराष्ट्रीय निवेश कंपनी के रूप में या बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक के रूप में काम करती है। भारत में ये मुख्य रूप से ब्रोकरेज सेवाओं के रूप में काम करती है। ठीक है, और इसके द्वारा धन प्रबंधन, संपत्ति प्रबंधन, निवेश बैंकिंग, खुदरा और कॉरपोरेट बैंकिंग शामिल है। इस कंपनी इस बैंक के द्वारा ये सारे काम किए जाते हैं। क्रेडिट सुइस बैंक एजी, यानी जिसको हम क्रेडिट सुइस भी कहते हैं, तो ये भी स्विट्जरलैंड का एक बैंक है, निवेश बैंक है और वित्तीय सेवा प्रदान करने वाला बैंक है। भारत में भी धन प्रबंधन का काम करता है और बैंक जो निवेश के लिए बैंकिंग सुविधाएं हैं वो भी प्रोवाइड कराने का काम करता है। सीसीआई के बारे में बात करेंगे, यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे, तो इसकी स्थापना 2002 के तहत करी गई थी प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत, और ये जो हमारे देश का कॉरपोरेट मंत्रालय है उसके तहत काम करता है ना। और हमारे देश में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन के लिए एक अनुकूल माहौल प्रदान करता है और प्रतिकूल परिस्थितियों को खत्म करने का काम करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में हमें देखने को मिलेगा। और साथ में मैं आपको बता दूं तो वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो अशोक कुमार गुप्ता जी हैं। विंग्स इंडिया 2024 के बारे में मैं बात कर रही हूं और साथ में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे देश के जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ये जो विंग्स इंडिया 2024 स्टार्ट किया जा रहा है, इसके विंग्स इंडिया 2024 जो है इसके लिए एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है और उस प्रोग्राम का नाम क्या है? तो कर्टेन रेजर,
है ना, किसके द्वारा आयोजित किया गया है? तो जो हमारी नोडल एजेंसी है, जो हमारी नोडल मिनिस्ट्री है, जिसका नाम है सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय, उसके द्वारा। अब इसमें क्या किया जाएगा? तो इसमें देखो, भारत को वाणिज्यिक रूप से एशिया का सबसे बड़ा एक सबसे बड़ा विमान के क्षेत्र में काम करने वाला एक देश बनाया जाएगा, है ना। और ये बोला जा रहा है कि विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन हैदराबाद में किया जाएगा 18 से 21 जनवरी के बीच में 2024 में, जिसका मुख्य उद्देश्य ये होगा कि विमान उद्योग को किस तरीके से भारत में बढ़ाया जाए, नए विचारों को कैसे शामिल किया जाए, और किस तरीके से ये जो विंग्स इंडिया 2024 है, इसके माध्यम से टीयर 2 और टीयर 3 के जो शहर हैं उनको आपस में जोड़ने का काम किया जाएगा, यानी एक तरीके से कनेक्टिविटी को बढ़ाने की बात की गई है ना। यानी भारत का जो विमान मार्केट है उसको ज्यादा से ज्यादा इनहेंस करने की कोशिश की जाएगी विंग्स इंडिया 2024 के तहत। अच्छा, अब मैं आपको ये भी बता दूं कि एक टारगेट लिया गया है कि 2047 तक यानी 2047 तक जो भारत का व्यापार है वो वैश्विक स्तर पर, उसका जो जो विमान का मार्केट है वो वैश्विक स्तर पर उसको पहचान मिल सके और वैश्विक स्तर पर उसको बढ़ाया जा सके। इस उद्देश्य के साथ ही विंग्स इंडिया 2024 का एक जो इनिशिएटिव है वो लिया गया है। पिछले 9 सालों का अगर हम रिकॉर्ड देखें भारत में, तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ हवाई अड्डों की संख्या पिछले 9 सालों में 74 थी, 9 साल पहले 74 थी, और इसके बाद इन 9 सालों में हवाई अड्डों की संख्या कितनी हो गई है? तो 148 तक पहुंच गई है। और ये भी बोला जा रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में इसको 200 से अधिक कर दिया जाएगा, यानी सिर्फ हवाई अड्डों की संख्या ही हमारे देश में 200 से अधिक हो जाएगी। तो अगर हवाई अड्डे होंगे तो जो विमान की सुविधाएं हैं होंगी वो भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएंगी, और जो दूर दराज के इलाके हैं, शहर हैं, जैसे टीयर 2 और टीयर 3 के जो शहर है उनको भी कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। क्लियर? Ministry of Civil Aviation organizes a curtain raiser event for Wings India 2024। देखिए, रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक डेटा रिलीज किया गया है, ठीक है ना। और उन्होंने कहा है कि जो हमारे देश में रक्षा उत्पादन का काम कर रही हैं, जो चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हो या निजी क्षेत्र की कंपनियां हो, या प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हो, कोई भी हो सकती हैं, तो उनके द्वारा जो डेटा दिया गया है अपनी अपनी पर्टिकुलर कंपनी की तरफ से, तो उसको कंपाइल करके जो हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने एक रिपोर्ट दी है, और उसके अनुसार ये बताया गया है कि 2022 और 23 में पहली बार जो रक्षा उत्पादन है का जो क्षेत्र है, यानी जो रक्षा उत्पादन है, वो 1 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। और ये बोला गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 में जो ये रक्षा उत्पादन का था वो कितना रुपए का था? तो वो 95,000 करोड़ रुपए का था। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार ये बताया गया है कि लगभग 1,06,800 करोड़ रुपए का रक्षा उत्पादन हुआ है। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे हैं रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु प्रयास और लक्ष्य। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने रक्षा मंत्रालय से रिलेटेड जो न्यूज़ कवर करी थी, कभी भी जो न्यूज़ कवर करी जाती है और स्पेशली रक्षा उत्पादन से रिलेटेड जब न्यूज़ कवर करी जाती है, तो उसमें मैं बताती हूँ आपको कि 2025 का एक एम डिसाइड किया गया है रक्षा मंत्रालय की तरफ से। हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने एक एम लिया है, और ये लिया एम है कि एरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं और सेवाओं में $5 बिलियन का निर्यात किया जाएगा 2025 तक, और लगभग $25 बिलियन का कारोबार किया जाएगा। एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही काम किया जा रहा है। तो जब इस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में काम किया जा रहा है, तो इसके लिए जो लाइसेंसिंग, औद्योगिक लाइसेंसिंग की जो प्रक्रिया है उसको सरलतम बनाया जा रहा है। जो रक्षा उत्पादन करते हैं या रक्षा उत्पाद बनाती हैं जो कंपनियां, ठीक है, निर्यात के ऊपर नियंत्रण को कम से कम किया गया है जो गवर्नमेंट के द्वारा किया जा सकता था, और जो भी टेक्निकली या जो भी कागजी कार्यवाही है उसको जल्द से जल्द उसको निपटाने की प्रक्रिया को किया गया है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जो हमारे देश में रक्षा उत्पादन है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसके लिए रक्षा उत्पादन और निर्यात प्रोत्साहन नीति लाई गई थी 2020 में, और इस नीति के तहत ही सारी प्रक्रियाएं की जा रही हैं। साथ में कुछ दिन पहले क्या, लगभग 2 दिन पहले मैंने न्यूज़ कवर करी थी
कि हमारा जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने कुछ वस्तुओं को आयात के लिए बैन किया है ना। और इसके लिए उसने एक सूची जारी करी है जिसका नाम रखा गया है सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची, है ना। जो सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची है, इसके माध्यम से आप देखेंगे कि रक्षा उत्पाद के जो 209 आइटम है उनको बैन किया गया है कि आप इसको आयात नहीं कर सकते हैं। ये भारत में ही बन रहे हैं, तो इसको भारत के ही किसी भी सेक्टर के, प्राइवेट या जो निजी सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है, उससे लेकर आप इसको इस्तेमाल करिए। इसके अलावा जो भारत का तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश है, वहां पर सरकार ने रक्षा विनिर्माण के लिए 2 गलियारे बनाए हैं जो सिर्फ रक्षा से संबंधित उत्पादन के लिए काम करेंगे, ठीक है। और जो रक्षा लाइसेंस है, आप देखेंगे कि पिछले 7 से 8 वर्षों में इनकी जो संख्या है वो लगभग 200% की वृद्धि हुई है, क्योंकि इस पे जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, तो कंपनियां भी बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं। तो ये बहुत सारा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने मैं लेकर आई हूँ कि किस तरीके से रक्षा के उत्पादन के जो क्षेत्र है उसमें बढ़ावा दिया जा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूज है वो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह जी चौहान है। शिवराज सिंह चौहान जी हैं। और साथ में आपको मैं बता दूं कि उन्होंने बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, बेरोजगार जो युवा हैं उनके लिए एक योजना बनाई है और एक कार्यक्रम लेकर आए हैं जिसका नाम रखा गया है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। क्या नाम रखा गया है? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। अच्छा, इसके तहत क्या किया जाएगा? इसके तहत मध्य प्रदेश के जो युवा हैं उनके स्किल्ड को डेवलप किया जाएगा, उनके स्किल को ज्यादा से ज्यादा डेवलप किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें 12th पास स्टूडेंट होंगे, किसी ने IIT ITI किया है, डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और उनके पास अभी भी नौकरी नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं? वो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना से जुड़ सकते हैं, है ना। और इसके लिए जो मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास और रोजगार सृजन बोर्ड है उनके द्वारा ही इस इस प्रोग्राम को या इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। ये दोनों मिलकर काम करेंगे, यानी स्किल डेवलपमेंट करेंगे और उसके बाद उनको रोजगार देने के काम करेंगे। और इस योजना के तहत देश और प्रदेश के लगभग कई सारे औद्योगिक और निजी जो संस्थान हैं उनको जोड़ने का भी काम किया गया है, क्योंकि जॉब देना आसान नहीं है, जॉब सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं दी जा सकती है, इसके लिए आपको मध्य प्रदेश से बाहर निकलना पड़ेगा। तो बाहर निकलने के लिए क्या है कि नेशनल और स्टेट लेवल, दोनों लेवल के जो हमारे औद्योगिक और प्राइवेट सेक्टर्स है उनके साथ जोड़ा जाएगा। इन युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद इन युवाओं को जोड़कर उनको नौकरी प्रदान करने का काम किया जाएगा, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। और इसके अलावा जब ट्रेनिंग का टाइम है तो ट्रेनिंग के टाइम के दौरान इनको पैसे भी दिए जाएंगे। तो इस योजना के तहत जो अगर 12 यानी 12th पास स्टूडेंट है तो उसको 8,000 रुपए दिए जाएंगे, ITI पास स्टूडेंट है तो उसको 8,500, डिप्लोमा किया है तो 9,000, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसको 10,000 रुपए तक देने की बात कही गई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत। यानी स्किल भी डेवलपमेंट किया जा रहा है, ट्रेनिंग भी दी जा रही है, नौकरी भी दी जा रही है और साथ में ट्रेनिंग के दौरान इनको पैसे भी दिए जा रहे हैं। क्लियर। On May 17, the Madhya Pradesh cabinet chaired by Chief Minister Shivraj Singh Chauhan approved the Mukhyamantri Sikho Kamao Yojana for unemployed youth. मध्य प्रदेश के बारे में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, जैसा कि आपको समझ में आ रहा है, इसका नाम ही मध्य प्रदेश है, यानी बिल्कुल भारत के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। ये राजस्थान से और उत्तर राजस्थान से और इसकी सीमाएं और छत्तीसगढ़ से इसकी सीमाएं सटी हुई हैं। अगर भारतीय वन रिपोर्ट के बारे में बात करें तो भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के तहत ये बोला गया कि पूरे देश का सबसे ज्यादा वन के आधार पर यानी वनाच्छादित पेड़ों से भरा हुआ जो राज्य है वो कौन सा है? तो वो मध्य प्रदेश है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है ये। और लगभग यहाँ पर अगर आप वनों की मात्रा देखेंगे तो देखेंगे कि लगभग 25.14% का जो एरिया है वो वनों से ढका हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं, राजधानी यहाँ की भोपाल है, जैसा कि हम सबको पता भी है। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे हैं नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के 2023 का ऑर्गेनाइज होने वाला है, यानी वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के लिए जो 3 से 5 नवंबर के बीच में आयोजित किया जाएगा, उसके लिए पहली अंतर मंत्रालयी समिति की बैठक आयोजित की गई है नई दिल्ली में।
और इसकी अध्यक्षता करी है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की सचिव अनीता प्रवीण के द्वारा। अंतर मंत्रालय समिति का मतलब यह है कि अलग अलग मंत्रालय इसमें भाग ले रहे हैं, तो अलग अलग मंत्रालय, उनके विभाग और उनके बोर्ड के जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल हुए हैं, क्योंकि जो ये मेगा इवेंट है यानी जो ये वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 है, ये 3 से 5 नवंबर के बीच में आयोजित किया जाएगा। तो इससे रिलेटेड जो भी मिनिस्ट्री है, जो भी बोर्ड है, वो एक तरीके से जो ये इवेंट होने वाला है इसके विषय में अपनी रणनीतियों को बनाएंगे, पॉलिसीज को बनाएंगे, किसका क्या काम है और किस तरीके से वो अपने काम को दिखाएंगे। इन सभी बातों को लेकर एक सम्मेलन आयोजित किया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक है, कब आयोजित किया गया था? तो 16 मई को आयोजित किया गया था। क्लियर? The first inter-ministerial committee meeting on World Food India 2023 was held in New Delhi on 16th May 2023. Clear? WFI यानी वर्ल्ड फूड इंडिया, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, एक वैश्विक स्तर का आयोजन है ये, जो भारत में किया जाएगा। भारत का जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है उसके तहत किया जाएगा और ये पूरी तरीके से जो खाद्य प्रसंस्करण से रिलेटेड या खाद्य सामग्री से रिलेटेड अर्थव्यवस्था है उसके प्रदर्शन को, उसके कनेक्शन को बढ़ाने के लिए वैश्विक स्तर पर इसका आयोजन भारत में किया जा रहा है, जिसमें आप देखेंगे तो पूरी दुनिया के निवेशकों के लिए, निर्माताओं के लिए, खाद्य प्रसंस्करण जो कंपनियां हैं उनके लिए, नीति निर्माताओं के लिए एक तरीके से बहुत बड़ा एक इवेंट के रूप में ये काम करेगा। और 2023 की जो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उसकी थीम क्या है? तो समृद्धि के लिए प्रसंस्करण, यानी प्रॉस्पेरिटी फॉर प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि के लिए प्रसंस्करण के साथ में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा 3 से 5 नवंबर के बीच में भारत में। ठीक है जी, हम बात कर रहे हैं रस्किन बॉन्ड जी के बारे में। जैसा कि रस्किन बॉन्ड के बारे में हम सब अच्छे से जानते हैं, वो एक राइटर हैं, उपन्यासकार हैं और उनका 89th नंबर का बर्थडे था। तो उनके बर्थडे के अवसर पर 19 मई को उनकी एक बुक द गोल्डन ईयर्स, द मेनी जॉयस ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, इसको प्रकाशित किया गया है। किसके द्वारा? तो हार्पर कॉलिंग्स इंडिया के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है, जिसमें रस्किन बॉन्ड के जो अनुभव हैं 60, 70 और 80 के बीच में, वो सारे अनुभव आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। क्लियर? रस्किन बॉन्ड जी के बारे में अगर हम बात करें तो रस्किन बॉन्ड भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, पहले तो आप ये समझ लीजिए। 19 मई को 1934 में इनका जन्म हुआ था ब्रिटिश भारत में, पंजाब में, पंजाब का जो कसौली है वहां पर। और इनकी जो फर्स्ट बुक है, इन्होंने जो फर्स्ट अपनी बुक लिखी थी उसका नाम क्या था? तो द रूम ऑन द रूफ। इनकी फर्स्ट बुक का नाम क्या था? द रूम ऑन द रूफ। और ये तब लिखी गई थी जब ये सिर्फ 17 साल के थे। ठीक है, 1992 में रस्किन बॉन्ड को उनकी एक बुक जिसका नाम है अवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा, अवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और साथ में ही इनको 1999 में यानी 1999 में पद्मश्री और 2014 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। तो बहुत सारे लोग अगर ये समझते हैं कि रस्किन बॉन्ड कोई विदेशी व्यक्ति हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। ठीक है, जिनका जन्म पंजाब के कसौली में हुआ था 19 मई को 1934 में। क्लियर? इस सेशन में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। प्लीज चैनल पर बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन करने से जो भी नोटिफिकेशन होगी, बेल आइकन अगर आप प्रेस कर लेंगे तो जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिलती रहेगी। और साथ में ही लाइक जरूर करिए, मेरा हौसला बढ़ता है आप सबको, जैसा कि पता है। टेलीग्राम के लिंक पर हम प्रोवाइड कराते हैं अपना मटेरियल और कंटेंट, तो वहां पर भी जाकर आप पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, देख सकते हैं। फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए खूब खुश रहिए, खूब पॉजिटिव रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तब बाय बाय, टेक केयर।